हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र गंगवार फिजिक्स आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये अगर वर्ड में जाएं तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। तो ये बेसिकली ये जो कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम रेस्ट चार्जेस के लिए स्टडी करेंगे। तो जो चार्ज रेस्ट में होंगे उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, इसको कूलॉम्स ने अपने लॉ में प्रपोज्ड किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं उन पे रिपल्सिव फोर्स लगता है और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कूलॉम्स लॉ बेसिकली जो है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करेगा कि फोर्स जो है किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में, जैसे सपोज ये टू चार्जेस हैं, एक चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा जो चार्ज है वो है हमारा Q2। ये Q1 चार्ज है, दिस इज़ अ Q1 एंड दिस इज़ अ Q2 चार्ज। ये Q2 चार्ज है, ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर D है। ये सेपरेशन यहाँ पर हमने D लिया हुआ है, D सेपरेशन है दोनों चार्ज बॉडी के बीच में। ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच में सेपरेशन कितना D है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of their charge। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली ये दो फैक्टर्स हमारे निकल कर आते हैं। एक तो दोनों बॉडी का जो चार्ज है वो कितना है। दोनों बॉडी का चार्ज अगर हम देखें, इस वाली बॉडी का चार्ज Q1 है और इस वाली बॉडी का चार्ज कितना है Q2 है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है और यहाँ पर जो मीडियम है इस समय वो एयर है, मीडियम एयर या वैक्यूम है यहाँ पर। तो अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अलग होगा और मीडियम के लिए अलग होगा। तो ये जो पोजीशन है अगर हम यहाँ पर अलग से मेंशन करें, सपोज ये दो पॉइंट चार्ज हो गए तो दोनों पॉइंट चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन हमने लिया है वो D लिया हुआ है, D सेपरेशन है। अब एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कितना और इसका डायरेक्शन कितना किधर होगा। तो ये फोर्स जो है वो एग्जैक्टली दोनों चार्ज की तरफ लगेगा, इधर लगेगा और इस साइड लगेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो पहले तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा और ये अपोजिट चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एज बी नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो ये कांस्टेंट अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, K का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो K कांस्टेंट है, K का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा यहाँ पर इसको अगर हम देखें, K का न्यूमेरिक वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा। अब आगे नेक्स्ट हम इसके जो है यूनिट की बात करते हैं और आगे के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है F, उसकी वैल्यू आई F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप R ले लें चाहे D ले लें। यहाँ पर हमने एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव लिया हुआ है और दूसरा चार्ज क्या लिया हुआ है, नेगेटिव। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो D है।
इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 है, और इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 है। अब इनके बीच जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम K की बात कर लेते हैं। तो जो K है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और ये d स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। अब बेसिकली अगर K को एक्सप्लोर करें तो K को एक्सप्लोर करेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो K की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इसको हम देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। एयर के लिए, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 8.854 इंटू कितना होने वाला है, 10⁻⁻12, 10⁻, कितना आएगा, -12। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का फार्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स का फार्मूला बनेगा। अब अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F। अब यहाँ से आप जो है इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसके यूनिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके यूनिट को निकालने के लिए चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम इंटू कूलम अपॉन कितना, मीटर स्क्वायर इंटू कितना, न्यूटन। तो क्या यूनिट मिलेगा, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, ये इसका आपको क्या मिलेगा, यूनिट मिलेगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे दो चार्ज हैं, वो दोनों चार्ज अगर एयर में रखे हुए हैं तो जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर होगा एयर का या किसी भी मीडियम का, वो फोर्स को अफेक्ट करेगा। तो जब दो चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम होता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और उसकी वैल्यू क्या रखते हैं, उसकी वैल्यू हम रखते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखें, जो K है, K की बात करें तो K इज इक्वल्स टू मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनके सारे न्यूमेरिक वैल्यू रखें तो 1/4 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻, कितना, -12। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो K की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 9.0 अप्रॉक्स में, और 10⁻9, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बेसिकली उसमें अफेक्टिंग फैक्टर्स कितने निकल कर आए, जरा उसकी बात कर लेते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स कितने निकल कर आए, देखिए अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली तो 3 होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट है ये जो चार्ज था Q1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है Q2, ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो चार्ज है Q1 और ये वाला जो चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया और दूसरा जो आ गया वो डिस्टेंस आ गया। तीसरा फैक्टर होता है मीडियम, क्या होता है, मीडियम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फोर्स के कितने अफेक्टिंग फैक्टर्स आ गए, 3 अफेक्टिंग फैक्टर्स आ गए। नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ गया। और क्या आया, दूसरा क्या आया, डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन क्या, चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और तीसरा, ये नंबर फर्स्ट हो गया, दिस इज अ नंबर फर्स्ट,
ये नंबर सेकंड हो गया। और नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो बेटा नंबर थर्ड क्या होने वाला है, नंबर थर्ड होने वाला है मीडियम। मीडियम भी अफेक्ट करेगा कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। अब मीडियम अगर एयर होगा तो फोर्स अलग होगा, मीडियम वाटर होगा तो अलग होगा, तो अलग अलग मीडियम में फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये तो बात होगी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विद एयर। अब अगर नेक्स्ट हम अगर मीडियम की बात करें, जरा जल्दी से देख लेते हैं कि मीडियम किस तरीके से अफेक्ट करेगा। अगर हम मीडियम की बात हम यहां से करें तो मीडियम, सपोज दैट दो चार्जेस हैं यहां पर, अगर हम मीडियम की बात करें, ये मान लीजिए यहां पर दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में कुछ मीडियम है लाइक दिस, ये एक मैंने मीडियम बना दिया, ये यहां पर एक मीडियम है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मीडियम जो है वो वाटर है। क्या है बेटा, वाटर है। अब जो चार्ज है यहां पर वो है चार्ज Q1, ये चार्ज Q1 हो गया, और यहां पर ये चार्ज क्या है, ये Q2 है। दिस इज अ चार्ज Q1 एंड दिस इज अ चार्ज Q2, ये दो चार्ज हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन की अगर हम बात करें, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। सेपरेशन D या R उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेशन सेम रखा जैसा कि एयर में था। अब इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा। अगर हम वाटर की बात करें तो यहां पर इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा, फोर्स की वैल्यू बात करें तो अभी हमने देखा F की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये था बेटा, ये एयर के साथ में। तो ये मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, दिस इज इन एयर, ये एयर के लिए था। और अगर मीडियम के लिए देखेंगे, फॉर मीडियम, अगर हम मीडियम के लिए देखेंगे तो मीडियम के लिए क्या होने वाला है, मीडियम के लिए होने वाला है FM, इसे M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्या चेंजेस आएंगे, यहां पर चेंजेस आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट यहां पर हमें नहीं लिखना है, एप्सिलॉन नॉट ना लिख के हम सिर्फ क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है। और Q1 एज इट इज रहेगा, Q2 एज इट इज रहेगा, और यहां पर डी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी मीडियम टू मीडियम क्या होती, चेंज होती रहती है। अब इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें, तो अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि फोर्स जो है वो मीडियम चेंज होने पर एयर के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो इक्वेशंस जो हमारी कौन सी है, हमारी इक्वेशन जो सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा FM, ये FM आ गया, और हमें क्या मिलेगा, FA मिलेगा, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन कितना, डी स्क्वायर। सेम हियर, यहाँ क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या मिलने वाला है, डी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें एक रेशियो मिल जाएगा। अब रेशियो देखते हैं क्या रेशियो में मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बना, हमारा फार्मूला बना यहाँ पर, थोड़ा विजिबिलिटी के लिए मैं ज़रा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ, तो हमारा फोर्स क्या आया था, हमारा फोर्स जो हमने रेशियो निकाला था, यानी मीडियम में जो हमने फोर्स निकाला था FM, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर हमारा क्या बचा था, ऊपर बचा था हमारा 1/एप्सिलॉन बचा था, और नीचे हमारा क्या बचा था, 1/एप्सिलॉन नॉट बचा था। बाकी तो सब कैंसिल हो गया।
तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से अफेक्ट करने वाला। अगर हम इसी को रेसिप्रोकल निकालें, इसका हम अगर रेसिप्रोकल निकालें, ये टर्म ऊपर जाएगी, ये उधर चली जाएगी। अगर हम इसको रिवर्स कर लें तो ये आ जाएगा एफ ए अपॉन, रिवर्स क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा, एफ ए अपॉन एफ एम अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। इस वाली टर्म को हम फिजिक्स में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जरा ध्यान से सुनेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो के क्या होता है, अगर हम के की बात करें तो के इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चार्ज जो होते हैं वो एग्जैक्टली उनके बीच में एयर में कितना फोर्स लग रहा है और मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, चेंज क्या नहीं करना, चेंज उनके बीच का डिस्टेंस नहीं करना। तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कितना हमारा निकल के आया, ये आया हमारा एप्सिलॉन अपॉन कितना आया, एप्सिलॉन नॉट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। वेयर क्या आ जाता है, जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ये मीडियम टू मीडियम क्या होती है, चेंज होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली फार्मूला क्या मिला हमें, फार्मूला क्या मिला, ध्यान से देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है फोर्स का, जब दो चार्जेस के बीच में एयर में फोर्स कितना लग रहा है और मीडियम में, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, अपॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन आर। तो ये वाला हमें जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम फार्मूला लगा देंगे। तो ये तो बात किसकी हो गई हमारी, ये बात हो गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इलस्ट्रेशन देखें, लास्ट वाले में अगर हम जाएं, इसको देखें नेक्स्ट टाइम। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q1 है और ये चार्ज है Q2। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर क्या है, हमने जो डिस्टेंस है इसके बीच का वो d ले लिया, डिस्टेंस क्या ले लिया, d ले लिया। अभी यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, इस दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर वाटर है, ये वाटर हमने भर दिया। जबकि पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में क्या है, पहले वाले केस में एयर है, यही चार्ज है Q1 और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो d है, और ये दूसरा चार्ज है हमारा Q2, ये Q1 Q2 है। यहाँ पर एयर है, क्या है, एयर है, और यहाँ क्या है, यहाँ वाटर है। अब फोर्स पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, जरा इसको देखते हैं। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सवाल बनाने के लिए शॉर्टकट तो आपको चलना ही नहीं है, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना तो सवाल बना पाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के इज इक्वल्स टू था एफ ए अपॉन कितना, एफ एम। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, वो होता है 80। क्या होता है, 80। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस कांस्टेंट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता कि फोर्स का फोर्स से रेशियो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन अपॉन न्यूटन 1 आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी किसी भी तरीके का क्या नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। अब हमने अगर हम इसमें मीडियम ले आए, तो जब मीडियम लेकर आएंगे तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाटर के लिए है, किसके लिए, फॉर वाटर, ये वाटर के लिए होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वाटर के लिए ये 80 होता, तो इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए अपॉन एफ एम।
तो जब हम यहाँ से Fm को निकालेंगे तो Fm इज इक्वल टू कितना आने वाला है, FA अपॉन कितना 80। इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। आई होप सो आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आ रहा होगा। तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ा, फोर्स पहले से क्या हो गया, 1/80 रह गया। अगर 80 न्यूटन का फोर्स है और वाटर हमने उसमें फिल कर दिया तो कितना रह जाएगा, 1 न्यूटन रह जाएगा। तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने बताया मीडियम टू मीडियम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम टू मीडियम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अलग अलग होती है, वाटर की अलग होगी, पेपर की अलग होती है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज करेंगे वैसे वैसे दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स चेंज होता चला जाएगा। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और ये कूलॉम्स लॉ का ही एक फॉर्म है। अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसे हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म को मैं अलग तरीके से जो है पढ़ाऊंगा, उसका वेक्टर फॉर्म का एक अलग लेक्चर शूट करूंगा जो कि ठीक इसके बाद होगा। उसके बाद मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो चैनल है वो फिजिक्स आश्रम के नाम से है। थैंक यू सो मच।